तो आज का हमारा टॉपिक है सॉरी लेक्चर नंबर 9 है और ऑफिशियल लेक्चर नंबर है 213। आज 5/12/2024 है। टॉपिक होगा हमारा फ्रेम ऑफ सूट, वाद की रचना। इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पूर्व एक बात मैं रह गई थी मेरी, वो बताना मुझे जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगा अपने टॉपिक पर, दूसरे पर। ट्रांसफर ऑफ केसेस। एक्चुअली क्या होता है, जब आदमी मुकदमा डालता है तो कई बार आदमी को विश्वास नहीं होता न्यायालय पे, और न्यायालय पे विश्वास होना बहुत जरूरी पार्ट है। अगर विश्वास नहीं है किसी न्यायालय पे, सपोज करो विश्वास नहीं है आपको, हो सकता है, ये नहीं कि देखिए संसार में सब कुछ है, सब पॉसिबिलिटीज है। अगर ये ऐसा लगता है कि भाई गड़बड़ हो सकती है, या ऐसा भी लग सकता है कि कोई विशेष परिस्थितियां हों जिसमें कि वाद उस न्यायालय में न चला के किसी और न्यायालय में चलाना हो, लगता है कि जज साहब का रवैया पक्षपातीपूर्ण है, या लगता है कि भाई वो मनमाना आचरण करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए भी सीपीसी में सेक्शन 22 से लेकर 25 तक ये व्यवस्था की गई है। इसके अंदर यदि किसी पक्षकार को लगता है तो वो ऊपर वाले न्यायालय में, मान लो आपने नीचे वाले न्यायालय में डाला है, छोटे वाले में सबऑर्डिनेट में डाला, तो अपर न्यायालय में, मैं जिला स्तर की बात करता हूं पहले, अगर आपको लगता है कोई वाद में आपको गड़बड़ लगती है, आपको लगता है कि जज साहब का रवैया आपके प्रति अच्छा नहीं है, या आपको लगता है कि आपको निर्णय न्याय नहीं मिलेगा, तो आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर। लेकिन ट्रांसफर में जो ग्राउंड्स हो वो जेन्युइन होने चाहिए, बल्कि आपकी प्रजम्पशन पर नहीं है कि साहब मैं मुकदमा हार जाऊंगा इस वजह से हटा लूं क्योंकि जज साहब बड़े ईमानदार हैं और सख्त हैं, तो झूठे एलिगेशंस पर लगा कर नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको लगता है कि जज साहब का रवैया पक्षपातीपूर्ण है, आपका ये जस्टिस नहीं कर पाएंगे आपके साथ में, मनमाना आचरण करती है ये कोर्ट, तब तो लगाएं आप, क्योंकि एफिडेविट भी साथ में देना पड़ता है। अगर एफिडेविट झूठा है तो आपके खिलाफ केस भी हो सकता है, और ऐसे केसेस में एडवोकेट्स की छवि भी खराब होती है, क्योंकि जज साहब को जब एप्लीकेशन लगाएंगे तो जज साहब की छवि के एडवोकेट को तो रोज प्रैक्टिस करनी है। आप किस किस केस को ट्रांसफर कराएंगे, तो जो वकील साहब है उनकी भी छवि खराब होती है, यार ये वकील साहब तो ऐसे हैं, ये तो झूठे आरोप लगाते हैं। तो ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि बार और बेंच के संबंध खराब ना हो, वैक्सेशियस और झूठी एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपका जेन्युइन कॉज है, सफिशिएंट आधार है, तो आप सेक्शन 22 और 25 से लेकर करा सकते हैं। इसमें बियर एक्ट उठाता हूं, तो सेक्शन 22 से 25 तक की प्रोविजंस मैं आपको यहां से बताने की कोशिश करूंगा। मैं हर जगह से अलग अलग बताता हूं ताकि आपको मतलब के टॉपिक्स में समझ में आ जाए। आपको बीच में जो छोड़ रहा हूं सेक्शंस, वो सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे, एक सीक्वेंस है जिसको आप समझ लें पहले। अब ये ट्रांसफर की प्रक्रिया को समझ लें आप। जिस बुक से मैं स्टडी करके कराता हूं, या जो मेरी बुक आधार है, वो मुझे बहुत बेस्ट बुक लगती है, और मैं उसके मुताबिक ही सीआरपीसी को अपनी लाइफ टाइम में सीएपीसी को समझ पाया हूं अच्छी तरीके से। तो मैं चाहता हूं कि वही आपसे उसी मैनर में बताऊं आपको, तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर। सेक्शन 22, पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट्स।
where a suit may be instituted in any one or two or more court and is instituted in one of such court. Any defendant, after notice to the other parties, may, at the earliest possible opportunity, in all the cases where issue are settled at or before such settlement, apply to have the suit transferred to another court, and the court of which the application is made, after considering the objection of the parties, shall determine in which the several courts having jurisdiction of suit shall proceed. तो यहां सेक्शन 22 इस विषय में ही आपको जो बताने की कोशिश करता है, जहां की कोई वाद या अधिक न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया जा सकता है। ऐसे न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया गया जहां कोई भी प्रतिवादी अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात यथासंभव, अर्थात इसमें कंडीशन क्या है, जब एप्लीकेशन लगाएंगे तो दूसरी पार्टी को एप्लीकेशन देना जरूरी है। और उन सब मामलों में जिसमें विवाद विषय स्थित किए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले किसी अन्य न्यायालय में वाद अंतरित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा। वह न्यायालय जिससे ऐसा आवेदन किया जाता है, अन्य पक्षकारों आपत्तियों को सुनने पर विचार करने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि अधिकारता रखने वाले कई न्यायालयों में से किसी न्यायालय में किस वाद में नाल चलेगा। कहने का मतलब सही है। यदि आपने सपोज करो एक मुकदमा अपने मेरठ में डाला और वहां कई न्यायालय हैं इस बात को सुनने के लिए, तो आपने डिस्ट्रिक्ट जज साहब की एप्लीकेशन लगाई, ये कहा आपने कि जी हमें इस जज साहब पे विश्वास है, तो आपकी एप्लीकेशन क्लब विद एफिडेविट होनी चाहिए। साथ साथ दूसरी पार्टी को नोटिस पार्टी बनाया जाना चाहिए। वो आएगी, आपत्ति सुनी जाएंगी और जिला जज साहब को लगता है कि हाँ भाई वास्तव में जीनन केस है, तो केस को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सेक्शन 22 जो है जिला स्तर पर ट्रांसफर करने की बात करता है, अर्थात एक जिले की कोर्ट में ही कि वहां जो कोर्ट कैंपस में कोर्टें हैं उनमें से किसी अन्य अदालत की बात करता है सेक्शन 22। सेक्शन 23 क्या कहता है? टू व्हाट कोर्ट application lies where the several courts having jurisdiction are subordinate to the appellate court. An application under section 22 shall be made to the appellate court. जहां मामला कई कोर्टों के बीच का है तो उनकी जो अपीलेट कोर्ट होगी तब उसमें डालेगा। Where such case are subordinate to different appellate courts but the same high court, the application shall be made to the high court. Where such courts are subordinate different high courts, the application shall be made to high court within the local jurisdiction of the court in which the suit is brought. जहां किसी अधिकारता रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीन स्थित हैं, वहां 22 के अधीन आवेदन अपील न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये तो जिला जज की बात कर दी है। जहां ऐसे न्यायालय जहां विभिन्न अपील न्यायालयों के अधीन होते हुए भी एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, वहां उच्च न्यायालय में किया जाएगा, उच्च न्यायालय में किया जाएगा। तो जिला स्तर की सेक्शन 22 के तहत, और जब डिस्ट्रिक्ट का कोई ट्रांसफर कराना है आपको जिला बदलने के लिए, तो सेक्शन 23 में आप उच्च न्यायालय में डाल सकते हैं। जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, वहां आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा जिसकी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न्यायालय स्थित है। इसी तरीके से सेक्शन 24, कोर्ट अपने ओन मोशन पर भी कर सकती है, लेकिन कभी कभी उच्चतम न्यायालय में भी हमें ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। मैंने कई केस ऐसे देखे हैं। एक बार मैं केस कर रहा था 1984 बम ब्लास्ट केस, जिसमें पूरे इंडिया में बम फटे थे और बहुत सारे लोग 138 के करीब लोग मारे गए थे। और वो केस जो है ट्रांजिस्टर बम ब्लास्ट के नाम से मशहूर था और वो मिस्टर विनोद कुमार ASJ पटियाला हाउस में ट्रायल हो रहा था। वहां सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के ये डिसाइड कराया गया कि पूरी इंडिया में जो भी केस हुए होंगे तो वो
137 या 37 के करीब केस थे। तो वो सारी इंडिया में साहिबाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, यूपी, हरियाणा, पंजाब, जहां जहां भी वो केस हुए तो सबको ट्रायल एक ही कोर्ट में विनोद कुमार एसजे के साथ। जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेटें हों तो ऐसे केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट, जहां हाई कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट हो, मान लो गुड़गांव में एक केस है तो उसमें गुड़गांव तो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंडर में आता है, यूपी इलाहाबाद के अंडर में आता है, और एक केस दिल्ली का है, दिल्ली हाई कोर्ट के, तो 3 हाई कोर्ट अलग अलग हो गई। तो ऐसे में अगर आपको ट्रांसफर कराना है तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये है ट्रांसफर का तरीका। जिला स्तर में तो जिला जज के यहां, शहर बदलना है आपको लगता है कि मेरठ में आपके खिलाफ फेवर में निर्णय नहीं हो पाएगा, मेरठ में लगता है कि आपका जज साहब के प्रेशर आ जाएगा, तो आप जिला बदलवा सकते हैं आप अपना, लेकिन उसके लिए आपको उच्च न्यायालय में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और सेक्शन 25 के तहत यदि आपको डिफरेंट न्यायालय है, डिफरेंट ही हाई कोर्ट्स है, तो उच्चतम न्यायालय आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 25 में। ये एक छोटा सा केस था कि आपको पक्षकारों को जब लगता हो कि आपको न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा या न्यायालय पक्षपाती लगता है, तो आप उस न्यायालय के यहां से अपना केस दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करा सकते हैं। ये सेक्शन 22, 23, 24, 25 तक ये व्यवस्थाएं की गई। नाउ हमारा टॉपिक, मूल टॉपिक पे आता हूं मैं अपने पे, जो मेरा टॉपिक था। देखिए, टाइम बहुत तेजी से भागता है। अब ये 12 मिनट चले गए इसमें, इसी को समझाने में। तो इसे कहते हैं एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ केस। ये भी लगाई जा सकती है, ये आपको पावर है, एक एडवोकेट को पावर है। तो ये 22 से 25 आप सेक्शन याद रखें। मैं यहां पर आपको वो भी बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो आपके काम आने वाले। तो ये टॉपिक था मेरा ट्रांसफर ऑफ केसेस का, सूट्स का 22, सॉरी, ये तो 22 से 25 तक। अब हम मतलब की बात आते हैं। टॉपिक पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं खींचने चालू करता हूं इसको यहीं से पढ़ता हूं। कल इससे पहले टॉपिक में हमने 2 डिस्कस किए। जब हम वाद तैयार करते हैं तो वाद के अंदर कई चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। उनमें से एक पहलू था कौन वादी बनाया जाएगा और कौन प्रतिवादी बनाया जाएगा। वाद में कौन वादी बनाया जाएगा, कौन प्रतिवादी बनाएगा, वो हमने ऑर्डर 1 में डिसाइड कराया था आपको। अब आज हम ऑर्डर 2 की व्यवस्था देखेंगे और उसके नियमों को देखेंगे। ये हर ऑर्डर जो है, हर लाइन का ऑर्डर के लिए ऑर्डर है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी मुकदमे में, कौन वादी होगा और कौन प्रतिवादी होगा, और किन किन को एक साथ रखा जा सकता है, किन किन को एक साथ नहीं रखा जा सकता, और वाद में अमेंडमेंट कैसे किया जाए पार्टीज बनाने में, इंस्टीट्यूट कैसे हो। तो ये सब उसमें बताया गया था जो हमने पहले वाले में बताया। अब हम आते हैं ऑर्डर 2 की बात करते हैं। ऑर्डर 2 बात करता है वाद कारण की, अर्थात एक मिनट टॉपिक निकाल लिया जाए, उससे पहले बहस नहीं करनी चाहिए। फ्रेम ऑफ सूट। तो क्वेश्चन ये है कि वाद क्या है। सबसे पहले तो हम वाद को समझें कि मुकदमा होता क्या है। A suit is a civil proceeding. A suit is a civil proceeding instituted by the presentation of a plaintiff. वाद वादी के द्वारा एक वाद पत्र दाखिल करके प्रस्तुत किया जाता है। वाद वादी के द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करके प्रारंभ किया जाता है, इंस्टीट्यूट किया जाता है। ये तो है वाद की सूट की डेफिनेशन। अब क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है
ये जरा सा तवज्जो डालें। AIR 2016 सर्वोच्च न्यायालय पेज 861, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम मैसर्स प्रथुस यूसा रिसोर्सेज एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। जब एक पक्षकार एक अधिकार को मांगता है, उठाता है, प्रतिस्थापित करता है, अर्थात अपना अधिकार बताता है कि ये उसका अधिकार है, और दूसरा पक्षकार इससे इंकार करता है, एक का मांगना अधिकार और एक का इंकार करना, यही झगड़े का विषय वस्तु बनती है, यही झगड़े का कारण बनता है। तब इस कारण को ही वाद कारण कहते हैं, अर्थात कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। आप कहते हैं कि ये पेन मेरा है, मेरे पिताजी मुझे देके गए, मैं कहता हूं ये मेरा है, मेरे पिताजी देके गए, और आप और मैं भाई भाई हैं। आप कहते हैं मुझे वसीयत करके देके गए, मैं कहता हूं मुझे वसीयत करके दे गए। तो यहां पार्टी तो हो गए आप और मैं, और वाद कारण हुआ कि ये पेन किसका है, ये पेन मिलेगा किसको। तो वाद कारण है कि पेन किसका होगा। आप समझ गए? दिस इज कॉल्ड कॉज ऑफ एक्शन। द कॉज ऑफ एक्शन इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ए सूट और ए सिविल सूट। तो वाद कारण क्या है, ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने वाद कारण आपको बताने की कोशिश की। कॉज ऑफ एक्शन, और कॉज ऑफ एक्शन की वजह से ही मुकदमा आता। अब डिस्कस करते हैं ऑर्डर 2 क्या कहता है। हम सीधे ऑर्डर 2 पे आते हैं, क्योंकि हम बात लंबी हो जाएगी। अगर समय बचा लास्ट में तो बताएंगे। इसके क्या नियम है वाद कारण से संबंधित। ऑर्डर 2 1 नियम 1, एक ही वाद में संपूर्ण अनुतोषों को संकलित किया जाना चाहिए। जहां वादी एक ही वाद कारण से उत्पन्न कई रेमेडीज के लिए एंटाइटल हो, वहां उसे एक ही मुकदमे में वे सब अनुतोष मांगने चाहिए, अर्थात उसे अपनी सभी मांगों दावों का एक ही वाद में सम्मिलित करना चाहिए। यदि आपका कॉज ऑफ एक्शन एक है, संपूर्ण अनुतोषों को, और उसके लिए रेमेडी कई बन रही है। सपोज करो आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो पहले तो आपको जमीन वापस चाहिए। एक वाद कारण ये हो गया आपका। वो उस जमीन पे साल भर से कब्जा करे हुए है, तो उस पर रह रहा है, तो कम से कम आपकी जमीन का किराया 20,000 रुपए महीना है। तो ये दो कॉज ऑफ एक्शन, जो दो आपके जो है अनुतोष है, रेमेडी है, क्या है कि एक तो मेरा प्लॉट दिलाया जाए सर, और जितने दिन ये इस पे जबरदस्ती बैठा रहा मेरे प्लॉटों पे, ये मेरा दिलाया जाए। तो ये आपकी जो दो रेमेडी हैं, आपको एक ही मुकदमे में मांगनी चाहिए। इसके लिए दो मुकदमे डालने की जरूरत नहीं है आपको। ये ऑर्डर 2 रूल 1 कहता है, आदेश 2 नियम 1 कहता है। तो ये आदेश आपको स्पष्ट कहता है कि आपको एक ही मुकदमे के अंदर जो जो चीजें आपको मिलनी चाहिए वो सारी मांग लेनी चाहिए। मान लो मुकदमे का खर्चा मांगना है आपको, तो मुकदमे का खर्चा भी उसी में मांग लो। वकील की फीस है जी इतनी, वकील की फीस ये भी मुझे दी जावे इसमें। ये सारी की सारी चीजें कॉस्ट का भी उसी रिमेडी में एक ही वाद में डाल दो। कहने का मतलब है इससे मुकदमे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे।
देखिए, एक मुकदमा तो आपने ये डाल दिया कि जी मेरा कब्जा दिलाया जाए वापस। फिर दूसरा मुकदमा ये डाल दिया जी मुझे इतना किराया मिलता है इससे साल भर में, तो किराया भी दिलाया जाए मुझे इससे। तीसरा है जी मेरे वकील साहब करने में इससे कब्जा करा तो मुझे वकील साहब करने पड़े, न्यायालय में आना पड़ा, इसमें मेरा खर्चा हुआ तो इसकी कॉस्ट का डाल दो। तो इनके लिए 3 दावे डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही दावे में आप जिक्र कर दो इसका, अर्थात रिमेडी एक ही जगह मांगो। पहला नियम खत्म हो गया आदेश 2 का, यही था। दूसरा क्या कहता है, ऑर्डर 2 रूल 2 का सेक्शन उपनियम 1 क्या कहता है, अपने कुछ अनुतोषों का वादी त्याग कर सकता है यदि वह ऐसा त्याग स्वेच्छा से करता है, तब वह उसके लिए दूसरा वाद नहीं ला सकता, सिवाय उन परिस्थितियों में जब वह पहले ही न्यायालय से अनुमति ले ले कि बाद में वाद। एक तो आपको संपत्ति का कब्जा चाहिए, और एक वो जो उन्होंने उपभोग करा मीन्स प्रॉफिट चाहिए, और एक कॉस्ट चाहिए। तो हो सकता है ये तुम्हारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इनमें से या तो तीनों को एक ही बार में क्लेम कर लो, या इनमें से किसी 2 को छोड़ दो। अगर आप 2 छोड़ते हो तो फिर उनके लिए आप दूसरा मुकदमा नहीं ला सकते, लेकिन आप यदि कोर्ट में एप्लीकेशन देते हो कि सर मैं इसके लिए बाद में मुकदमा लाऊंगा क्योंकि इस समय मेरे पे इतने पैसे नहीं है कि मैं कोर्ट फीस दे सकूं, मैं कोर्ट फीस पूरी कर सकूं, मेरे पे इतने ही पैसे हैं जितना मैं प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हिसाब से कोर्ट फीस दे सकता हूं, उससे ज्यादा के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। या कोई और अन्य इशू भी हो सकता है आपका, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। तो आप यदि कोर्ट से परमिशन लेकर उसे त्यागते हो, छोड़ते हो उस समय के लिए, तो आप दोबारा मुकदमा डाल सकते हो। अदरवाइज आप अगर अपने आप छोड़ते हो, उसका जिक्र ही नहीं करते, तो फिर दूसरा मुकदमा नहीं डाल सकते। तो ये कहता सेक्शन ऑर्डर 2, हमें आदत है सेक्शन बोलने की, क्योंकि मैंने मैक्सिमम काम क्रिमिनल में बहुत किया। तो ये ऑर्डर कहता है 2। इसका उपनियम 2 क्या कहता है, अर्थात निकाली लो, हो गया, बताई दिया आपको। अर्थात नो फर्दर केस फॉर रिमेनिंग कॉज ऑफ एक्शन विच वाज लेफ्ट वॉलेंटरली एक्सेप्ट अंडर परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो परमिशन ले ली जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, वही परमिशन ले ले आप। इसी को थोड़ा एक्सप्लेन और करता हूं मैं अपनी तरफ से, इस किताब से करता हूं। इस नियम 2 की प्रयोज्यता के लिए यह आवश्यक है कि वादी द्वारा लोप जानबूझकर किया गया हो, वादी द्वारा ऐसा लोप अकस्मात नहीं हो, परित्याग स्वेच्छापूर्वक से हो, साहस से हो। ऐसे लोग के लिए परित्याग के लिए न्यायालय की अनुमति प्राप्त नहीं ली गई। अर्थात आप अपनी कोई रेमेडी छोड़ते हो किसी कारण से, तो न्यायालय से परमिशन ले लो कि जी बाद में डालेंगे, अन्यथा ये नहीं कि बेर बेर इसका ऑब्जेक्ट वाद बहुलता को रोकना भी है। तो ये आपको मुकदमा डालने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है, एक ही कॉज ऑफ एक्शन पर क्या क्या रेमेडी आपको मिल सकती है। तो कॉज ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम इसमें की जगह फंसने की जगह इसको आगे बढ़ना कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर हमारा टॉपिक, मैंने तो बहुत ज्यादा तैयारी की थी लेकिन आगे वाला बताने के चक्कर में मैं रह गया। ऑर्डर 2 रूल 4, ऑर्डर 2 रूल 4, अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति के दावे के साथ साथ अन्य और असमान प्रकार के संयोजन को रोकता है।
जहां वादी ऐसे दावों का संयोजन किसी संपत्ति की पुनः प्राप्ति के दावे के साथ करे की इच्छा रखता हो, वहां न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक है। यह कहता है कि कॉज ऑफ एक्शन आपके एक ही प्रकार के होने चाहिए। अगर एक ही प्रकार के हैं तो आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ संयोजन नहीं होना। ये इसका अपवाद भी बताता है। यहां अपवाद क्या है इसके? अचल संपत्ति पुनः प्राप्ति के बाद में और दावों में सम्मिलित किए जा सकते हैं। क्या क्या किए जा सकते हैं? दावा अचल संपत्ति या उसके किसी भाग से संबंधित भाग के लिए मध्यवर्णी लाभी मीन्स प्रॉफिट या किराए के बकाये के लिए भी दावा कर सकता है। वो ये ऊपर क्या कह रहे हैं और उसके फिर अपवाद भी दे रहे हैं। अगर मान लो मुकदमा किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, तो कॉन्ट्रैक्ट के कई भाग हैं, तो जो क्षतिपूर्ति के दावे के भाग हैं उसके भी जहां जहां पर भी क्षतिपूर्ति के उनकी डिमांड कर सकता है। अचल एवं चल दोनों प्रकार की संपत्तियों से संबंधित दावों को एक ही मुकदमे में रखा जा सकता है। मृत व्यक्ति की संपत्ति की संपदा के प्रशासन के लिए किसी वाद में चल व अचल संपत्ति दोनों ले सकता है। तो ये चार प्रकार की संपत्तियों के बारे में ये बताता है ऑर्डर 4 कि यदि ऐसा मामला है तो एक साथ ही इनके लिए आप रिक्वेस्ट करते हो। तो अदरवाइज अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति के दावे के साथ साथ अन्य और असमान प्रकार के संयोजन को रोकती है। बेबात का संयोजन मत करो। कॉज ऑफ एक्शन दूसरे का कॉज ऑफ एक्शन मिलाओ मत। नहीं, लेकिन ये वाले कॉज ऑफ एक्शन जो इन्होंने बताए हैं, जो मैंने आपको बताए, एक तो वसीयत से संबंधित मामले में, चल और अचल संपत्ति सेम होने के मामले में, और कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, और कब्जा वाली मामले में, और उस पर किराएदार कब्जादार यूज जो किया उसने उपभोग किया, इन मामलों में मीन्स प्रॉफिट के लिए एक साथ जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन चल सकता है। अभी 3 मिनट है। यदि मामला ऑर्डर 2 रूल 5, यदि मामला निष्पादक, प्रशासक या वारिस की प्रॉपर्टी के मामले में रिलेटेड हो, तो वारिस की प्रॉपर्टी के अंदर निष्पादक या वसीयत के प्रशासक को अपनी संपत्ति नहीं मिलानी है। अगर वारिसों के लिए आप काम कर रहे हो तो वारिस का ही काम करो। अपना मुकदमा आप दूसरी बार में लड़ियो। तो जो एग्जीक्यूटर ऑफ विल है और प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो इनको अपने वाद को, अपनी प्रॉपर्टी को इनकी प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करेगा वसीयत वगैरह के मामले में। ऑर्डर 2 रूल 6, यदि आपने कॉज ऑफ एक्शन गलत तरीके से मिला दिए हैं, तो ऑर्डर 6 कहता है कि न्यायालय आपको यह आदेश देगा, देखिए भाई यहां नहीं मिलेगा आपको ये रेमेडी, और इससे तो हमारा मुकदमा नुकसान करेगा आपका, आप इसके लिए दूसरा वाद ले आओ। तो ये न्यायालय की पावर ऑर्डर 2 रूल 6 में डिफाइन की गई। ऑर्डर 2 रूल 7, कई बार जल्दी जल्दी भी खींचना पड़ता है, टाइम हो जाता है, ओवर हो जाता है। अच्छा, दूसरे लेक्चर में ले जाओ तो फिर बात समझ में नहीं आती। वाद कारणों के कुसंयोजन के आधार पर आपत्तियां, यदि आपको लगता है कि वाद कारण गलत है, ये कॉज ऑफ एक्शन इस केस में नहीं बनता है, तो यदि आपको आपत्ति है, आप प्रतिवादी हैं, तो आपको ये आपत्ति फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले एप्लीकेशन लगा के न्यायालय के समक्ष उठानी चाहिए। ऑर्डर 2-7 की एप्लीकेशन लाकर यदि आप प्रतिवादी हैं तो यू शुड रेज दिस ऑब्जेक्शन एट द इनिशियल स्टेज ऑफ केस ऑफ ट्रायल। अर्थात ऑर्डर 2 रूल 7 की एप्लीकेशन आप कोर्ट में दें और ऑब्जेक्शन करें, सर यहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता, ये अलग होना चाहिए, ये गलत कॉज ऑफ एक्शन को जोड़ा जा रहा है, तो ये इश्यू फ्रेम होने से पहले आनी चाहिए। चलिए 30, अभी 1-2 मिनट और लूंगा आपका।
तो एक एक घंटे लेक्चर भी चले ना तो जाके पूरे, और सीपीसी तो समझना ही भारी खेल है। धारा 99, पक्षकारों या वादकारों के कुसंयोजन से या वाद में किन्हीं कार्रवाइयों में ऐसी गलती, त्रुटि, अनियमितता के कारण कोई डिक्री अपील में न तो उल्टी जाएगी और न ही सारभूत हेर फेर की जाएगी, और न कोई वाद अपील में रिमांड किया जाएगा, जबकि वे मामलों के गुणदोष व क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं। धारा 19 ये कहती है, या तो ऑब्जेक्शन आपको ले लेना चाहिए था पहली ऑर्डर 2 रूल 7 में, यदि आप नहीं ले पाते हैं और निर्णय हो जाता है तो फिर रिमांड नहीं होगा आपका केस। दूसरी बात, हां, यदि अपीलेट कोर्ट को लगता है कि मामला क्षेत्राधिकार से संबंधित था, क्षेत्राधिकार प्रभावित हुआ है, तो कोर्ट सोच सकती है सेक्शन 99 के तहत। ये देखिए, मैंने आपको बताया था मैं सेक्शन और ऑर्डर साथ साथ पढ़ाऊंगा, तो यहां 99 सेक्शन ऑर्डर के लिए, इसके लिए ध्यान भी रखें ऑर्डर 2 के साथ में। लेकिन जब अपील में उठाया जाए ये बात, तो सेक्शन 99 इस बात को आपको बताता है कि भाई अगर गुणदोष के आधार पर मामले में जजमेंट में गड़बड़ है तो है, अदरवाइज अगर आपने मौका नहीं उठाया, 2/7 का बेनिफिट नहीं लिया, तो बाद में बेनिफिट नहीं। तो मेरा टॉपिक था फ्रेमिंग ऑफ सूट, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो कॉज ऑफ एक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और रिमेडी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एक ही मुकदमे में सारी रिमेडी आपको मांग लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप छोड़ते हो तो न्यायालय की परमिशन से छोड़नी चाहिए कि बाद में ले लेंगे। और किसी को यह आपत्ति उठानी है कॉज ऑफ एक्शन पर या रेमेडी के मामले में, तो उसको इनिशियल स्टेज पर उठानी चाहिए, ऐसा ऑर्डर 2 कहता है। और ये किसी भी मुकदमे का कॉज ऑफ एक्शन बहुत और रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, ये आप ध्यान रखें। तो ये था ऑर्डर 2 जो मैंने बताने की, एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की। वीडियो बढ़ गया 2 मिनट, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तोड़ देता मैं इस वीडियो को यहां पे तो आगे हमें नुकसान हो जाता। वीडियो लंबा होगा, नहीं चलेगा ना, लोग नहीं देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो देखेंगे उन्हें तो फायदा मिलेगा ना। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।